वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एजुकेशन चैनल पे। कवर करेंगे हम दिसंबर 12th का करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस। सो हम शुरू करेंगे स्ट्रेट वे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से। आज हम शुरू करते हैं। जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट्स रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड टॉपिक है। डायरेक्टली हम उससे शुरू करेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इन जनरल भी, नॉलेज के लिए भी और एग्ज़ाम के हिसाब से भी। इसको कवर करेंगे। क्या है ये कि क्लाइमेट समिट पे, क्लाइमेट चेंज पे एक समिट होने जा रही है और ये होने जा रही है इंटरनेशनल क्लाइमेट एम्बिशन समिट। ये आज है सैटरडे को और ये होस्ट किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चिली और इटली के द्वारा। नाउ व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज? तो ये मैंने आपको कई बार क्वेश्चंस भी दिया हुआ है। और 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट वो साइन किया गया था क्लाइमेट चेंज के ऊपर। मतलब अगर ग्रीन हाउस जो गैसेस है उनका एमिशन ज़्यादा होता है तो उससे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ेगा और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से जो पोलर आइस है या बर्फ़ है वो पिघलेगी, उससे समंदर का लेवल जो सी लेवल है दैट विल राइज, और सी लेवल राइज होने से जो आइलैंड्स हैं वो डूब जाएंगे, काफ़ी स्पीसीज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और काफ़ी लो लाइंग एरियाज है, फॉर एग्जांपल मालदीव्स हैं, मॉरिशियस हैं, इसके कई पार्ट्स ऑलमोस्ट ये डूब जाएंगे। तो इसीलिए क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा खतरा है। और इसके साथ ही साथ जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर अगर डैमेज होता है इन गैसेस के एमिशन से तो कई बीमारियां लाइक कैंसर्स वगैरह भी हो सकते हैं। ऐसा प्रेडिक्शन किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा और उसी के बेसिस में क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ये जो वर्ल्ड के टेम्परेचर को कम करने की रेजोल्यूशन लिया गया है एंड ये काफ़ी ओवर 50 ईयर से चला आ रहा है। तो इसी में जो एक एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट जिसे बोलते हैं, वो 2015 में साइन हुआ था। और 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट है उसमें क्या कहा गया था? उसमें ये कहा गया था कि इसमें यह कहा गया था कि जो वर्ल्ड का टेम्परेचर है आने वाले सालों में 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहे। और इसमें यह था कि पेरिस एग्रीमेंट के तहत ये डील किया गया था कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़, इसमें 188 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं और इसमें यह कहा गया था कि जो कंट्रीज़ हैं वो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इसको डिक्लेयर करेंगे हर 5 साल में। ये कहा गया था इस एग्रीमेंट में। और हर 5 साल में ये अपने आप ही, ये वॉलेंटरीली है। पहले बता दूं कि ये जो एक वॉलेंटरीली एग्रीमेंट है जो साइन किया गया था। और इस वॉलेंटरी एग्रीमेंट में इंडिया की क्या पोजीशन थी? तो इंडिया की पोजीशन ये थी कि इंडिया ने भी इसमें साइन किया था, साइनेटरी है। एंड देन व्हाट इंडिया हैड डिक्लेयर्ड एज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इंडिया ने क्या डिक्लेयर किया था? इंडिया ने क्या किया था, ध्यान से समझिए इसको। इंडिया ने ये कहा था कि जो एमिशन है, एमिशन क्या, जो ऐसे गैसेस है फॉर मेजरली ग्रीन हाउस गैसेस जिसमें कार्बन वगैरह है, मीथेन है, तो इसमें यह कहा था कि जो एमिशन है जीडीपी के 33 से 35% तक कर लेंगे 2030 तक। 2005 में जो लेवल था उससे कट डाउन कर 2030 में 2030 में 35% तक कट कर देंगे। फिर इंडिया ने ये कहा था कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, इसको बढ़ाएंगे एंड ये 40% कर लेंगे बाय 2030। मतलब रिन्यूएबल्स, फॉसिल फ्यूल्स हैं, नॉन फॉसिल फ्यूल्स है, तो कोल वगैरह का जो कंजम्पशंस है बिजली के लिए वो कम करेंगे। और न्यूक्लियर हो गया या फिर आपका क्लीन एनर्जी जो विंड एनर्जी वगैरह है, हाइड्रो है, इसका जो पार्ट है वो इंक्रीज करेंगे। सो दिस वाज द सेकंड। एंड थर्ड वाज कि फॉरेस्ट कवर हम बढ़ाएंगे। इंडिया जो है फॉरेस्ट कवर बढ़ाएगा और इतना बढ़ाएगा कि 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑब्जर्व किया जा सके। सो ये 3 मेजर गोल इंडिया ने डिक्लेयर किए थे। अभी इसमें क्या अपडेट है? इसमें अपडेट ये है कि जो 35% इंडिया को अचीव करना था 2030 तक, उसमें से 21% ऑलरेडी अचीव कर लिया है। किस चीज़ का? एमिशन इंटेंसिटी घटाने का। ये हो गया। और रिन्यूएबल सोर्सेस जो ऑफ एनर्जी है वो 37.9% हो गया इंडिया का। और 2015 का है ये। और पिछले 6 सालों में 15,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर भी इंडिया ने बढ़ा लिया है।
और ये भी है जो इंडिपेंडेंस एजेंसी ने ये बताया है कि जो मेजर G20 कंट्रीज़ हैं उसमें इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसने अपना एमिशन वो रखा है लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस, जो इंक्रीज़ है उस पर आ चुका है इंडिया। सो दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। एक बैकग्राउंड में बता दूं, बैकग्राउंड ये है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस पेरिस एग्रीमेंट से अमेरिका को बाहर कर लिया है बिकॉज वो एग्री नहीं हो रहे थे, बिकॉज फॉर देम इंडस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट, और उन्होंने कहा था कि एमिशंस हम नहीं कम करेंगे और उससे बैकआउट कर लिया था। लेकिन जो नए प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने कहा है कि फर्स्ट डे ही जनवरी 20 को जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे, जैसे ही वो शपथ ग्रहण होगा उसके बाद ही इमिडिएटली वो ज्वाइन कर लेंगे इस पेरिस एग्रीमेंट को। और उन्होंने भी कहा है कि 2030 तक जो उन्होंने अपने मार्किंग रखी है अचीव करने को, उसको वो अचीव करेंगे। सो दिस इज़ द थिंग। अब अगला क्या है, 2021 में ग्लासगो में ये 26 मीटिंग होनी है। किसकी? 26 सेशन होना है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP का, और किसके तहत? UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC का ये होना है। सो ये आप समझ गए। और यही चीज़ जो, और इसमें मैं बता दूं कि ये जो समिट हो रहा है इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर वो उसको एड्रेस करेंगे, और इसमें जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है उसको भी, चाइनीज़ जो हेड है प्रीमियर, वो भी उसको एड्रेस करने जा रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट समिट। और ये पूरा जो है जितना मैंने आपको बताया, जो ये मैंने हाईलाइट भी किया है, फोकस मैंने कर दिया कि क्या इंडिया का गोल था और क्या इंडिया ने अचीव कर लिया, ये इमीडिएटली आपके नोट में चला जाना चाहिए कि क्या था एंड क्या पेरिस एग्रीमेंट था। वो मैंने यहाँ आपको बताया भी है और हाईलाइट भी किया है कि क्या पेरिस एग्रीमेंट था। ये मैंने क्वेश्चन पूछा भी है पहले, तो ये क्लाइमेट चेंज इमीडिएटली आप में उसमें चला जाना चाहिए। नाउ कमेंट्स में आप क्या लिखेंगे? ऑलरेडी यू हैव आंसर्ड इट। नाउ अगेन आई वांट यू कि ये UNFCCC ये क्या है, दैट यू राइट इनटू द कमेंट्स। और पहले मैंने पूछा भी है कि कौन कौन सी ऐसी गैसेस हैं, कौन कौन से ऐसे एमिशंस हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, तो आप उसको जरूर लिखेंगे कमेंट्स में एज अ आंसर। दिस इज माय क्वेश्चन कि व्हाट इज UNFCCC, एंड देन सेकंड क्वेश्चन इज कि एमिटेंट्स कौन कौन से हैं विच अफेक्ट्स द क्लाइमेट चेंज। तो वो आप ये दो क्वेश्चंस को जरूर आप आंसर करिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये हमने क्लाइमेट चेंज हमने कवर कर लिया। मैं आपको बता दूं कि ये UPSC का अगर आप पेपर दे रहे हैं, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये। आप इसको आप अगर आपको चाहिए तो आप ये इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, या इसको कटिंग करके पेपर से इसको ज़रूर रखिए और इसको रिवाइज ज़रूर करिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट विल मूव टू इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में है आज उज्बेकिस्तान की बात करेंगे हम, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है और उज्बेकिस्तान प्राइम मिनिस्टर है उनके बीच में मीटिंग हुई है। क्यों है उज्बेकिस्तान इंपॉर्टेंट? तो मैं आपको बता दूं उज्बेकिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, क्योंकि हमारे रिलेशंस उज्बेकिस्तान से अच्छे हैं। उज्बेकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान से उसका बॉर्डर भी लगता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अदर 4-5 कंट्रीज आर देयर जिससे उसके बॉर्डर लगते हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि जो अर्स्टवाइल सोवियत संघ है उसका पार्ट भी था उज्बेकिस्तान, तो उससे कट के ही बना है। 1991 में जब सोवियत संघ हटा था तो उसमें कई कंट्रीज़ निकली थी, कई कंट्रीज़ बनी थी, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तो उसी का ये पार्ट है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, उज्बेकिस्तान का मेजर जो कैपिटल है वो है ताशकंद। ताशकंद उसका बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल है, और ताशकंद के बारे में आपने सुना भी होगा। वहीं पे एग्रीमेंट भी हुआ था, ताशकंद एग्रीमेंट जिसे बोलते हैं। और ताशकंद एग्रीमेंट के बाद ही ताशकंद में ही जो भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो उनकी वहाँ पे डेथ भी हुई थी बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, जैसा से बोलते हैं। और एक वेब सीरीज़ भी है ताशकंद फाइल्स, या मूवी आई थिंक है, तो वो भी है। तो ताशकंद फाइल्स उसमें भी ये चीज़ों को डिपिक्ट किया गया है। तो काफ़ी बड़ा इवेंट था ताशकंद, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी थी। लेकिन 1966 में जब वो हुआ था तो उस समय पे ताशकंद जो है वो सोवियत संघ का पार्ट था, और सोवियत संघ से जब 1990 में अलग हुआ तो उज्बेकिस्तान एक नया कंट्री बना और उसका जो पार्ट बना ताशकंद। तो इसलिए आपको ध्यान रहे कि ताशकंद उज्बेकिस्तान में चूँकि ताशकंद है, और इंडियन डायस्पोरा भी काफ़ी है उज्बेकिस्तान में,
और एक बहुत बड़ी जो मीटिंग है जिसको ताशकंद समझौता बोलते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 की लड़ाई थी, 1965 की जो लड़ाई थी उसके बाद में वो हुआ था। और उस समय के जो रशियन प्रीमियर थे, रशियन जो हेड थे, उन्होंने इसको नेगोशिएट किया था। तो इसीलिए आपको उज्बेकिस्तान पता रहना चाहिए, मैंने आपको बता दिया बिकॉज ऑफ ताशकंद। और ताशकंद में हमारे जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर है लाल बहादुर शास्त्री, उनकी डेथ हुई थी। सो ये आपको ध्यान रहे। और काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है ताशकंद को लेके। काफ़ी लोग इस जो डेथ है उसको डिबेट भी करते हैं कि क्या वहाँ पे एक्चुअली हार्ट अटैक था या क्या था, बट दैट्स डिफरेंट थिंग। बस आपको ये मालूम रहे कि ये क्या क्या कॉन्स्पिरेसी या डिस्प्यूट्स इससे रिलेटेड है। पर आज की डेट में क्या है इंपॉर्टेंट, आज की डेट में इंपॉर्टेंट ये है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन हैं और काफ़ी इंडियन डायस्पोरा स्टूडेंट्स भी वहाँ पे हैं। एंड इस मीटिंग में क्या हुआ, इस मीटिंग में इंडिया ने उज्बेकिस्तान को $448 जो है मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट भी अप्रूव किया है, जो उज्बेकिस्तान में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए। तो व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर देयर, रोड कंस्ट्रक्शन, सीवरेज ट्रीटमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके लिए किया है। और इसके अलावा उज्बेकिस्तान गवर्नमेंट और उनके बीच में एनर्जी पैक्ट्स भी हुए हैं अलग अलग। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेफरेंशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पीटीए जिसे बोलते हैं, वो नेगोशिएट करने की लाइन पे इंडिया और उज्बेकिस्तान काम कर रहे हैं। उज्बेकिस्तान गोल्ड का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, काफ़ी ज़्यादा गोल्ड वहाँ पे पाया जाता है और उसके अलावा बाकी चीज़ों का भी है वहाँ पे। तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए उज्बेकिस्तान के साथ में। सो दैट टॉक इज़ गोइंग ऑन। और अभी दोनों के बीच में ट्रेड जो है वो $285 मिलियन का है। बट इंडिया और ये विश चाहेंगे कि ये इंक्रीज़ हो। नाउ एक अलग मुद्दा है, वो है अफ़गानिस्तान का, चूँकि उज्बेकिस्तान का बॉर्डर लगता है अफ़गानिस्तान का। सो और अफ़गानिस्तान इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस से वो अफ़गानिस्तान से बाहर जाने वाली है। तो उससे अफ़गानिस्तान के जो टेररिस्ट हैं या तालिबान है वो इंडिया की तरफ डायरेक्ट ना हो जाए। तो इसीलिए अफ़गानिस्तान में शांति रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए जो पीस प्रोसेस है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन। जो तालिबान है, अफ़गान गवर्नमेंट है, उनके बीच में दोहा कतर में ये बातचीत चल रही है। ओके, सो अफ़गानिस्तान के से रिलेटेड भी बातचीत हुई है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई आप करिएगा। एंड नाउ यू टेल मी, आप बताइएगा बाकी उज्बेकिस्तान के बारे में। रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू टेल कि उज्बेकिस्तान एग्जैक्टली मैप में कहाँ है और कौन सी कंट्रीज इसके अगल बगल में है। सो दैट शुड बी योर आंसर। ये इस चीज़ का आप कमेंट में आंसर लिखेंगे कि उज्बेकिस्तान इज़ अ लैंडलॉक कंट्री। ये चारों तरफ से, इस पर कोई समंदर नहीं है, ये कंप्लीटली चारों तरफ कंट्रीज़ हैं। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं उज्बेकिस्तान के चारों तरफ, दैट यू राइट इन टू द कमेंट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज रिलेटेड टू डॉक्टर्स प्रोटेस्ट। जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वो, मैं पहले भी इशू हमने कवर किया है कि इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने एक रूल ले आया है कि जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स है, आयुष मिनिस्ट्री ने लाया है, आयुर्वेद के डॉक्टर भी सर्जरी कर सकते हैं। 39 करीब 40 जनरल सर्जरी जो है वो कर सकते हैं, जिसमें कि आँख का, कान का, नाक का, उसकी सर्जरी आयुर्वेद के डॉक्टर कर सकते हैं। और इसी को लेके जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि ये जो मिक्सोपैथी नहीं चलेगी, या तो एलोपैथी चले या आयुर्वेद चले, मिक्सोपैथी बनाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, और जिसमें कि कोई भी किसी का भी इलाज करे। सो दैट शुड नॉट बी अलाउड। इसी को लेके लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना है कि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी शॉर्टेज है इनकी डॉक्टर्स का। एंड जो आयुर्वेद है, हमारी पूरा आयुर्वेद में भी जो शल्य क्रिया है, ये काफ़ी पुरानी परंपरा है और शल्य क्रिया में भी ऑपरेशंस करते थे आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स थे, आयुर्वेद जो पढ़ते थे। और बेसिक सर्जरी के लिए गवर्नमेंट कह रही है, तो बेसिक सर्जरी वो सीख के उनकी पीजी कराई जाएगी या जो एडवांस पढ़ाई करवाई जाएगी पहले, उनमें उसको सिखाया जाएगा। सो ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भी था कि व्हाट्स योर व्यूज़ ऑन दिस, क्या इसके आयुर्वेद के डॉक्टर्स को अलाउ करना चाहिए, तो आपने आंसर्स भी किया था। जिन्होंने उस समय आंसर्स नहीं किया था सो वो उसको आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपका व्यू पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये रहेगा, जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है, कि व्हाट्स योर व्यू पॉइंट ऑन दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन। ये जो नया रूल आया है उस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, क्या आयुर्वेद के डॉक्टर्स को इस तरीके की सर्जरीज अलाउ करना चाहिए, उससे क्या बेनिफिट है। ऑब्वियसली कुछ बेनिफिट भी है एंड कुछ कंसर्न्स भी हैं। ऑब्वियसली कंसर्न्स रहेंगे, जो एमबीबीएस डॉक्टर है उसको अपोज करेंगे, बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने
कुछ सोच के इसको लाया है, तो आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को ही लिखना है कि क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या मिडिल पाथ हो सकता है, व्हाट कैन बी द मिडिल पार्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस इज रिगार्डिंग RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट. तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत एक इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी कि प्राइम मिनिस्टर के फॉरेन विजिट को लेके, तो उसको जो है इंडियन एयरफोर्स ने मना कर दिया है कि वो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी कंसर्न्स. नाउ माय क्वेश्चन इज सिंपल. आरटीआई पे क्वेश्चन है कि आरटीआई, बेसिक क्वेश्चन पहला ये है कि आरटीआई कब लागू हुआ था, कब शुरू हुआ था, कब लागू हुआ था, फर्स्ट थिंग. और सेकंड थिंग ये है कि आरटीआई एक्ट में एक प्रोविज़न है जिसके तहत जो भी ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो देने से मना कर सकते हैं. तो वो कौन सा सेक्शन है आरटीआई का, जो आरटीआई एक्ट का कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसके तहत कोई भी एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो उसको देने से मना कर सकते हैं. तो वो सेक्शन आप बताएंगे कौन से सेक्शन के तहत ये चीज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अगेन रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर. बड़ा अच्छा, ये भी हेल्थ सेक्टर में एक स्टडी है. स्टडी के तहत लांसेट सिटीजन कमीशन इन्होंने कहा है कि क्रॉस सेक्टर इनिशिएटिव शुड बी टेकन फॉर व्हाट, फॉर हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए. तो इस कमीशन इस पे ये काम कर रहा है कि किस तरीके से इंडिया में हर किसी को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके. तो ये बेसिकली चैलेंजेस क्या है ये आप समझ लीजिए कि चैलेंजेस क्या क्या है. तो चैलेंजेस ये बताते हैं कि इंडिया में कास्ट, क्लास, जेंडर, ज्योग्राफी एंड कम्युनिटी बेसिस पे अलग हेल्थ इनइक्वलिटीज़ हैं. मतलब गरीब अमीर में, अलग अलग कास्ट में, अलग अलग ज्योग्राफी में जैसी हेल्थ सुविधाएं आपको गुजरात में मिलेगी तो वैसी वेस्ट बंगाल में हो सकता है ना मिले. जो आपको शहरों में मिलेगी वो गाँव में उतनी हेल्थ सुविधाएं, आपको स्वास्थ्य सुविधाएं ना मिल रहे. तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करती है. तो इनका इस कमीशन का क्या गोल है? इस कमीशन 4 प्रिंसिपल्स पे काम करेगा. व्हाट ऑल प्रिंसिपल्स? ये काम करेगा और हेल्थ कंसर्न्स. पहला होगा कि हर तरीके के हेल्थ कंसर्न्स पे, चाहे आपका बेसिक आपका बुखार हो, बुखार से लेके बड़ी बीमारी हो, टीबी हो, कैंसर हो, उन सभी का भी कवरेज हो. सेकेंडली लॉन्ग टर्म केयर, प्रिवेंटेशन एंड लॉन्ग टर्म केयर, मतलब आप बचाओ मतलब पोलियो से बचाओ, टीकाकरण हो गया जिसमें, और लॉन्ग टर्म केयर वो उस पे काम करेंगे. थर्डली फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर ऑल हेल्थ कॉस्ट, मतलब जो व्यक्ति है उसको फाइनेंशियल मदद मिले. अगर वो टीबी का इलाज करा रहा है, किडनी का इलाज करा रहा है, प्रॉब्लम है, तो जो पैसा उसमें लगता है तो वो इंश्योरेंस के माध्यम से वो प्रोटेक्ट रहे. और चौथा ये है कि इक्वालिटी, मतलब जो शहरों में सुविधाएं मिल रही है वो गाँव में भी मिले, और जो भारत के बड़े शहरों में मिल रहे हैं वो दूसरे शहरों में भी मिले. तो ये 4 पॉइंट्स हैं. तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि दोनों ही चीज़ें कि क्या चैलेंजेस है. दिस चैलेंजेस यू कैन राइट इन टू योर नोट्स एंड व्हाट शुड बी एड्रेस, और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए, या हेल्थ सेक्टर में क्या चीज़ें इंप्रूव हो सकती है. तो उसमें ये वाले पॉइंट्स यू कैन राइट इन टू योर नोट्स एंड यू कैन यूज़ जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई एग्ज़ाम देते हैं आप. तो सो दैट्स रिगार्डिंग इट. नाउ समथिंग इज रिगार्डिंग द सोशल थिंग, सोशल इंफॉर्मेशन थिंग. एक EU डिसइन्फो लैब है. EU डिसइन्फो लैब है, इसने ये कहा है कि पिछले कुछ सालों में डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन चला है. और डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन कैसे चला है? डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन चला है कि फेक वेबसाइट्स बनाई जाती है, फेक आईडी बनाई जाती है फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, और उस आईडीज़ के तहत जो भी जिसको भी टारगेट करना है उसके खिलाफ डिसइन्फॉर्मेशन चलाया जाता है. तो ये रिपोर्ट में ये कहा था कि इंडिया की कई जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने पिछले कई सालों से पाकिस्तान के खिलाफ इस डिसइन्फॉर्मेशन को चला रखा है और पाकिस्तान के खिलाफ भ्रमित वो करते हैं. बट इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अब रिजेक्ट किया है इस रिपोर्ट को, और ये कहा है कि इनफैक्ट पाकिस्तान जो है वो ये काम करता है, गलत डोजियर बनाता है, एंड पाकिस्तान इज़ द वन जो ओसामा बिन लादेन को भी सह देता है और 26/11 के जो टेररिस्ट है उनको सज़ा भी नहीं देता है. सो इट्स द पाकिस्तान विच इज़ रनिंग द डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन. बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए EU डिसइन्फो लैब है. EU डिसइन्फो लैब, उसका ये रिपोर्ट था, एंड ये जो इंडिया ने क्रिटिसाइज़ किया है इस रिपोर्ट को, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, नाउ एक यहाँ पे है जो
हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, उनकी एक किताब आ रही है जो ऑटोबायोग्राफी के रूप में होगी, उसका नाम क्या है, द प्रेसिडेंशियल ईयर्स। ये इनकी बुक आ रही है प्रेसिडेंशियल ईयर, और उसमें उन्होंने कुछ बातें कही है। तो ये किताब आपको नाम याद रहे, कई बार पूछ लिया जाता है किसकी बुक है ये। प्रणब मुखर्जी जी की मेमोयर रहेगा और उसका नाम रहेगा प्रेसिडेंशियल ईयर्स। तो ये पब्लिश होने जा रही है, इसकी एक पहले भी आ चुकी है, फाइनल वॉल्यूम इसका है ये। सो दैट यू शुड रिमेंबर अगर आता है तो ना। एक यहाँ पे एक नाम है, ये कर्नल पृथ्वीपाल सिंह गिल, रिटायर्ड। तो ये ऐसे डिफेंस पर्सन है, ऑलराउंडर डिफेंस पर्सन है पृथ्वीपाल सिंह। इन्होंने एयरफोर्स में, आर्मी में और नेवी में तीनों में काम किया। इनकी 100 ईयर्स हो गई है, 100 साल हो गए हैं, 100 साल 100वां जन्मदिन है। तो इन्होंने काम किया है, ये नाम याद रहे आपको, पृथ्वीपाल सिंह। तो पहले एयरफोर्स में भर्ती हुए, फिर घर वालों नहीं चाहते थे तो फिर ये चले गए नेवी में, शिफ्ट हो गए, ट्रांसफ़र हो जाता था तो ट्रांसफ़र हो गए नेवी में। फिर नेवी से चले गए ये आर्टिलरी आर्मी में, आर्टिलरी देवलाली में वहाँ पे, एंड देन ही सर्व्ड इनटू दैट। एंड 1965 का ये वॉर भी लड़े हैं, और ये पंजाब के रहने वाले हैं। सो ये आपको याद रहे कहीं अगर आता है तो, पृथ्वीपाल सिंह 100 ईयर्स। ओके, सो दैट्स रिगार्डिंग, ये हमने इसमें इतनी चीज़ें हमने बात कर ली। ओके, नाउ एक दो छोटे छोटे और न्यूज़ हैं। ये आपको मालूम होगा, कमांडर निशांत सिंह, ये नेवी फाइटर पायलट थे। मिग 29 जेट क्रैश हुआ था, उनमें इसकी डेथ, उसमें जो है इनकी डेथ हो गई थी। सो मिग 29 कहाँ से है, ये रशिया से है। एक मीटिंग यहाँ पे हुई थी श्रीलंका में, एनएसए लेवल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेके ये मीटिंग हुई थी। तो ये हाईलाइट मैंने कर दिया। नाउ इसी तरीके से नेक्स्ट जो न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे, ये है रिलेटेड है अमेरिका में भी जो फाइज़र वैक्सीन है उसको अप्रूवल मिल गया है। सो फाइज़र पहले ऑलरेडी यूके में मिल चुका है, बहरीन में मिल चुका है, एंड देन अमेरिका हैज़ ऑल्सो हैज़ गिवन द अप्रूवल। कल हमने बात किया था मोरक्को के बारे में, मोरक्को के बारे में बात किया था कि किस तरीके से इजराइल और मोरक्को के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, वो सही हो चुके हैं, दोनों ने एग्री किया है कि ये रखेंगे। तो ये आर्टिकल है बेसिकली इससे रिलेटेड है कि किस तरीके से इजराइल और मोरक्को इनके बीच में सीक्रेटली जो रिलेशंस थे वो अच्छे थे। और इस आर्टिकल में ये कहा है कि जो इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, तो मोसाद ने सीक्रेटली जो अरब नेशंस है उनके साथ में अपने जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे रखे हुए हैं। वो करते क्या थे कि कोई भी, फॉर एग्जांपल मोरक्को का एग्जांपल है कि पहले उनके विपक्षी से बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मोरक्को का कोई भी जो राजा है या मोरक्को में कोई गवर्नमेंट है तो उसके अपोजिट पार्टी से बात करेंगे कि नहीं हम तुमको पावर में ले आएंगे और विद्रोह कराएंगे और सत्ता पलट देंगे। तो फिर जो अपोजिट पार्टी जो होती थी, जो अपोजिट है, तो वो उनको कहती थी कि ठीक है, उनके साथ हो जाती थी। फिर वो क्या करते थे कि वो प्लान पूरा जान लेते थे अपोजिट पार्टी का, फिर वो जाते थे जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट को प्लान बता देते थे। फिर गवर्नमेंट को उससे फ़ायदा होता था तो फिर वो मोसाद पे बिलीव करते थे कि नहीं मोसाद ने उनकी मदद की है, फिर मोसाद जो है गवर्नमेंट से अपने काम की चीज़ करवा लेते थे। सो इस तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद की काम करती थी। मोरक्को में भी उन्होंने इसी तरीके से काम किया है कि जब 1948 में इजराइल बना तो उस समय काफ़ी मोरक्को में ज्यूस थे और इजरायली चाहते थे कि वो ज्यूस जो है वो आ जाए इजराइल में सेटल हो जाए। तो उन्होंने इसी तरीके से काम किया। मोरक्को की जो विपक्ष थी उसके साथ मिलके प्लानिंग की पहले, और प्लानिंग जब पूरी हो गई तो वो प्लानिंग जाके वहाँ के राजा को बता दिया, और राजा ने फिर वो जो विपक्ष था उस पर काम एक्शन भी लिया। एंड देन फिर जितने भी मोसाद को अलाउ कर दिया कि जो इजरायली या ज्यूस जो थे वो वहाँ से अपने इजराइल में लेके जाए। तो इस तरीके से राइटर का ये कहना है इसमें कि इस तरीके से जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं इस तरीके से संबंध उन्होंने अरब कंट्रीज से बना रखे थे और उसका उनको फ़ायदा मिला। तो इसीलिए अभी जो हम मोरक्को के साथ में जो उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन इजराइल के अच्छे हुए हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि पहले से ही इंटेलिजेंस एजेंसीज अच्छे संबंध उन्होंने बना के रखे हुए हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती है। एंड काफ़ी प्रोटेस्ट या बहुत सारी चीज़ें जो हम आजकल सुनते हैं कि जो आईएसआई है फॉर एग्जांपल, काफ़ी ब्लेम्स हम सुनते हैं कि अलग अलग कोई भी प्रोटेस्ट होता है इंडिया में भी तो कई बार लोग ब्लेम लगाते हैं कि नहीं आईएसआई का हाथ है, चाइना का हाथ है, सीआईए तक का हाथ है। तो ऐसी बातें सुनने में आती है। तो
ये भी ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड में ऐसे ऐसे जो काम हैं होते आए हैं। किसी भी देश में अगर कोई डिस्प्यूट्स चल रहा है तो ये इस चीज़ को वी कैनॉट राइट अवे सच थिंग्स कि कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज, दूसरे कंट्री की इंटेलिजेंस एजेंसीज उसको भड़काने का काम कर रही है या वो उसको इम्पैक्ट कर रही है। चाइना में भी हमने देखा था, काफ़ी हांगकांग में और बाकी जगहों पे, तो हमने देखा था कि जो ताइवान है, चाइना ताइवान को अपना पार्ट मानता है, लेकिन अमेरिका जो है ताइवान को शह देता है, ताइवान को एक तरीके से सपोर्ट करता है, डिफेंस इक्विपमेंट बेचता है। वो इसीलिए करता है ताकि चाइना में प्रॉब्लम बने रहे और चाइना का ये इशू बने रहे। हांगकांग में भी अमेरिका जो है काफ़ी कमेंट्स करता है, तो इसीलिए करता है कि चाइना में जो हांगकांग का इशू है वो बना रहे। तो इस तरीके के काफ़ी चीज़ें हम देखते हैं वर्ल्ड में। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि बाकी जो आपकी अपोजिट कंट्रीज़ हैं उनका हरदम हित होता है, उनको बेनिफिट मिलता है। कि अगर पाकिस्तान हरदम ये कोशिश करेगा कि भारत में अनरेस्ट बना रहे, वो अनरेस्ट बने रहने से पाकिस्तान को ही एडवांटेज मिलेगा, या चाइना भी एक तरीके से कह सकते हैं कि चाइना को भी एडवांटेज मिलेगा। सो इसीलिए हमें एज अ स्टूडेंट या एज अ सिटीज़न हमें ये चीज़ें मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से फॉरेन जो एजेंसीज़ हैं वो इन्फ्लुएंस करती है। ओके, नाउ दिस इज रिलेटेड टू यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन के बारे में हमें मालूम है, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर आ चुका है और दिसंबर में फॉर्मली वो बाहर आ जाएगा। और जो सिंगल मार्केट यूरोपियन यूनियन का मार्केट उसको मिल रहा था वही मिलना बंद हो जाएगा। इसीलिए ट्रेड एग्रीमेंट दोनों के बीच में होना है, बट अभी इट सीम्स डिफ़िकल्ट कि ये होगा। बाय द वे, इंटेलिजेंस एजेंसीज में आई विल आस्क यू कि आप ये बताइए, इसमें दो चीज़ बताना है आपको कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज कौन कौन सी है, रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी कौन है, एंड इंडिया की कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका की, रशिया की कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, और आप बताइए ब्रिटेन, तीनों का लिख लीजिए आप। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज कौन सी है, रशिया, ब्रिटेन एंड इंडिया, इन चारों कंट्रीज़ की इंटेलिजेंस एजेंसीज कौन सी है, उनका नाम क्या है। ये कई बार आता भी है, एंड यू मस्ट बी नोइंग, आपको ये मालूम होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये। नाउ दिस इज रिलेटेड टू कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो विस्कॉन्सिन वहाँ का जो इलेक्शन था उसको चैलेंज किया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है मेरा क्वेश्चन इसमें। माय क्वेश्चन इज़ कि अगर इंडिया में अगर किसी का इलेक्शन है, उसको लगता है कि वो डिस्प्यूटेड है, तो वो कहाँ चैलेंज कर सकते हैं। इंडिया में एमपी या एमएलए का अगर इलेक्शन है, जो आप इलेक्ट हो रहे हैं, और उसमें आपको डिस्प्यूट लगता है कि नहीं ये गलत इलेक्शन हुआ है या इसका रिजल्ट गलत डिक्लेयर किया है, तो इसको कहाँ पे चैलेंज किया जा सकता है, क्या इसके लिए प्रोसेस बना हुआ है, और कोई अगर एक्ट है तो उसका नाम क्या है, या अगर कोई संस्था है तो उसका नाम क्या है। तो डेट यू मस्ट राइट इन टू द कमेंट्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया में अगर इलेक्शन में फ्रॉड हुआ या इलेक्शन रिजल्ट अगर डिस्प्यूटेड है, या रिजल्ट आने के बाद में ये मालूम चला कि नहीं जो व्यक्ति ने डिक्लेयर किया था अपने आप को वो गलत था, तो वेयर कैन यू चैलेंज दैट एंड हाउ कैन यू चैलेंज दैट। ओके, ये एक छोटी सी न्यूज़ है, इसमें यह है कि जो बाइडन जो यूएस में है वो ओबामा के टाइम के जो थे, फॉर एग्जांपल सुजैन राइस थी, उन ऑफिशियल्स को दोबारा पोस्टिंग मिल रही है नए एडमिनिस्ट्रेशन में। सो आपको बस हमें बस इतना जानना है कि हाउ इट विल बी इम्पैक्टेड। दिस इज साउथ कोरियन फिल्म मेकर किम की डुक है, साउथ कोरियन फिल्म मेकर है। ही हैज़ डाइड डाउन बिकॉज ऑफ, इतना तो नाम आपको याद रहे। इंपॉर्टेंट इसमें दूसरा ये है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया कि ये रह रहे थे लातविया में। तो आई वांट टू नो कि ये जो इसमें दो कंट्रीज़ का नाम है, एस्टोनिया एंड लातविया, ये कंट्रीज़ कहाँ पे हैं, एस्टोनिया, लातविया, और ये कब ये कंट्रीज़ बनी थी, ये इंपॉर्टेंट है। ये कंट्रीज लातवियन और एस्टोनिया, ये कंट्री कब बनी है, ये कहाँ पे हैं, और इनकी कैपिटल क्या है। बेसिक चीज़ मैप में आप ज़रूर देखेंगे इनको, लातवियन, एस्टोनिया, ये दो कंट्रीज़ कब बनी, कहाँ पे हैं, एंड देन कब इनकी कैपिटल क्या है। ना दिस इज रिलेटेड टू हांगकांग की मैं भी बात कर रहा था। तो हांगकांग मीडिया टाइकून है जिम्मी लाय। तो जिम्मी लाय जो है इनको ये मीडिया जो है, इनका मीडिया है हांगकांग से रिलेटेड है ये, और इनको चार्ज किया गया है नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत
चाइना ने नेशनल सिक्योरिटी लॉ नया बनाया है और वो हांगकांग में लागू किया है। तो उसके तहत ये जो मिस्टर लाय है, जिमी लाय, इसको ये जो है इनको चार्ज किया है एंड इम्प्रिजन किया है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हांगकांग से रिलेटेड इशू भी। ना दिस इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी में व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके, इकोनॉमी में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें आया है। जो 15th फाइनेंस कमीशन है, चेयरमैन है एनके सिंह, इन्होंने कहा है कि ये ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स दोनों ही है इसमें। तो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है एनके सिंह। पहले तो आपको याद रहे कि ये एनके सिंह जो है ये चेयरमैन है 15th फाइनेंस कमीशन के। पहला क्वेश्चन ही मेरा है कि व्हाट इज़ फाइनेंस कमीशन और कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के तहत फाइनेंस कमीशन के बारे में बात किया गया, तो वो आप लिखेंगे। तो ये कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल है उसको रिविजिट करने की आवश्यकता है। 7th शेड्यूल क्या है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने क्वेश्चन पूछा था कुछ दिन पहले कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कौन से शेड्यूल में दिया है। तो 7th शेड्यूल में पावर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट्स और जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, मतलब कौन से चीज़ों पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कौन कंबाइंड लिस्ट जो है उसके बारे में बात की गई है। तो ये है इंपॉर्टेंट 7th शेड्यूल। तो व्हाट ही इज सेइंग बेसिकली कि जो 7th शेड्यूल है उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है, जो सब्जेक्ट्स सेंटर और स्टेट के बीच में बांटे गए हैं। एंड देन अगेन ही सेइंग, ये क्या करता है फाइनेंस कमीशन जो है वो स्टडी करता है, जो राज्यों से बात करता है और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रेवेन्यू का, कितना परसेंट जो पूरा ओवरऑल सेंटर के पास आता है, तो पैसा कैसे बंटना चाहिए उसको स्टडी करके उसके बारे में रिपोर्ट देता है। तो आप वो बताएंगे कि फाइनेंस कमीशन और क्या करता है, दैट यू राइट, बट बेसिकली ये यही करते हैं। और कितना परसेंट मिलना चाहिए स्टेट को, कितना पैसा, वो उसके बारे में बोलते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जीएसटी काउंसिल आने के बाद में फाइनेंस कमीशन और जीएसटी काउंसिल की जो काम है वो एक तरीके से टकराते हैं, क्योंकि जीएसटी काउंसिल जो है वो भी रिवेन्यू के बारे में डील करता है और वो ये डील करता है जीएसटी काउंसिल कि कितना पैसा, किस तरीके से जो जीएसटी इकट्ठा होता है वो स्टेट्स में किस तरीके से बंटना चाहिए। और फाइनेंस कमीशन भी इसी तरीके पे बात करता है। ओके, अब इसमें जैसे कि फाइनेंस कमीशन प्रोजेक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू पे बात करता है कि कितना रिवेन्यू आए, कितना खर्चा होगा। बट जो जीएसटी है, जीएसटी एग्जेम्पशन, इम्प्लीमेंटेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस का, वो कंप्लीटली है जीएसटी काउंसिल के पास में। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों के आने के बाद में फाइनेंस कमीशन और जीएसटी काउंसिल के दोनों पावर में और दोनों के काम में एक तरीके से टकराव है। सो वो ये कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों के कामों को दोबारा रिव्यू किया जाए। एंड देन इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि नीति आयोग एंड नेशनल डेवलपमेंटल जो काउंसिल है उनके भी कामों को रिविजिट किया जाए। तो माय अगेन क्वेश्चन इज व्हाट इज नीति आयोग एंड व्हाट इज एनडीसी। ये चारों क्वेश्चन को आंसर करिएगा। जीएसटी काउंसिल में पूछ चुका हूँ, बट अगेन यू टेल मी जीएसटी काउंसिल क्या है, फाइनेंस कमीशन क्या है, नीति आयोग क्या है, नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल क्या है। ये सभी जो है स्टेट, सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप के बीच की कड़ी है ये सारे, जिसको कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी हम कह सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 282। आर्टिकल 282 जो है वो ये है कि उसको भी रिविजिट करने की आवश्यकता है। ये कह रहे हैं 7th शेड्यूल पावर डिस्ट्रीब्यूशन को भी और किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट करना है उसको भी। सो कई बार क्वेश्चन आता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फिस्कल फेडरलिज्म, इन सब चीज़ों के पे क्वेश्चन आता है। तो उसी चीज़ को फाइनेंस कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट में इस चीज़ को कहा भी है। एंड देन हम ये होप कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में वी कैन सी सर्टेन चेंजेस ऑल्सो, क्योंकि जिस तरीके से ये काम करते हैं। तो आप इसको आंसर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड इसके बारे में क्वेश्चंस भी पूछा हुआ है मैंने पहले भी मैंने क्वेश्चन पूछा है। ओके, दैट्स ऑल दिस रिगार्डिंग द इसमें कई क्वेश्चंस हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फिस्कल फेडरलिज्म, तो ये चारों को आप आंसर जरूर करिएगा। जो चारों ये पूछे हैं, चारों जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी हैं इसमें। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के तहत है
वो भी आप बताइएगा। और ये क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं इसमें डायरेक्टली। तो अगर आप आज इसको क्लियर कर लेंगे, इसमें 1 घंटा 2 घंटे आपको लगेंगे, 2-3 घंटे भी लग सकते हैं अगर डिटेल में आप पढ़े तो, लेकिन ये 3 घंटे जो आप पढ़ेंगे इसमें 2 घंटे, इससे आपको कम से कम, अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो 20-25 नंबर के क्वेश्चंस आपके जीएस में, और आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह अगर है आपका ऑप्शनल, तो उसमें भी 30-40-50 नंबर के क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे, अगर इसमें जितने भी टर्म्स यूज़ हुए हैं अगर आप उनको कवर कर ले तो। इसीलिए मैं इसको स्ट्रेस दे रहा हूँ कि चूंकि ये न्यूज़ में आया है अभी, तो आज ही हम इसको क्लियर कर लेंगे, अपने नोट्स में बना लेंगे, ताकि हमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक जो सब्जेक्ट का एक पार्ट है वो हमारे तैयारी हो जाए। ओके, एक यहाँ पे टर्म यूज़ हुआ है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो दैट ऑल्सो यू राइट कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है। ऑब्वियसली नाम से ही क्लियर है कि फेयर कंपटीशन अमंग दी कंपनीज उसको इंश्योर करता है, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से लेके बाकी चीज़ें करता है। तो दैट यू राइट इनटू द कमेंट्स, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है SIM, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। सो ये भी आप एक बार देखिए कि व्हाट इट डस, ये क्या करते हैं, SIM क्या करता है, एंड राइट इनटू द कमेंट्स। ओके, सो दैट्स रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स। लेकिन आज अभी जो मैंने पॉइंट्स बताए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नाउ विल मूव टू अनदर न्यूज़। अनदर न्यूज़ इट्स रिगार्डिंग, ये है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि भारत किसान यूनियन का एक जो पार्ट है वो जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उस चैलेंज कर रहा है फार्मर्स बिल को। ये 2 दिन पहले मैंने कहा था कि अगर एक तरीका ये है कि किसी भी कानून से, भारत के कानून अगर बनाता है पार्लियामेंट, अगर उससे आप एग्री नहीं करते हैं तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, प्रावधान है। तो इन्होंने, जो एक किसान यूनियन है, उन्होंने इन कानूनों को कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, एंड कोर्ट उसकी हियरिंग फिर आगे करेगा। तो जो हमने बात किया था प्रोटेस्ट का, तो प्रोटेस्ट का तरीका ठीक है, आप एजिटेशन इज़ वन वे, एजिटेशन है, धरना है, प्रदर्शन है, मेमोरेंडम आप सबमिट करते हो, बट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको ख़त्म करना ही है, बिल्कुल आपको लगता है कि ये गलत है, देन द कोर्ट इज़ द बेस्ट वे। तो उन्होंने उसको किया है, दैट इज़ गुड डिसीज़न। क्योंकि अगर आपके ग्रेवेंस हैं और आप अगर गवर्नमेंट अपनी बात पे अगर अड़ी है कि नहीं इसमें सब सही है, और लेकिन आपको ये लगता है कि उसमें गलत है, बिल्कुल ही वो फंडामेंटल राइट्स को करता है, भारत के संविधान के खिलाफ है, और नेगोशिएशन के थ्रू अगर बात नहीं बन रही है और अमेंडमेंट से भी आप सहमत नहीं हैं कि अमेंडमेंट से बात बन जाएगी, देन द बेस्ट वे इज़ कोर्ट। कोर्ट्स हमारे बने ही हैं कि उसको लॉ को इंटरप्रेट करें। ओके, ना यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल हुआ है, ये है रिजर्व फॉरेस्ट। तो मैंने एक दिन क्वेश्चन पूछा भी था आपसे कि व्हाट काइंड ऑफ फॉरेस्ट किस किस प्रकार के होते हैं, तो प्रोटेक्टेड, अनप्रोटेक्टेड, रिजर्व, इस तरीके के फॉरेस्ट हैं। तो आई वांट कि कमेंट्स में आप इसको लिखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको क्लियर हो जाए कि फॉरेस्ट को किन किन आधारों पे बांट सकते हैं। है वैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन, बट चूंकि हमारे इसमें आ गया आज, तो हम इसको आज ही कवर कर डालेंगे कि क्या है ये रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, एंड व्हाट आर अदर काइंड ऑफ फॉरेस्ट क्राइटेरियाज। तो ये क्वेश्चंस 1-1, 2-2 नंबर के आते हैं ना। दिस इज अगेन रिलेटेड टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है एल नीनो के बारे में। लाल नीना, एल नीनो, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ। तो बेसिकली एल नीनो क्या है, एल नीनो जो है इसमें होता क्या है एल नीनो में, कि ये रिलेटेड है ड्रॉट से, मतलब जो सूखा पड़ता है उससे है। तो होता क्या है बेसिकली, एल नीनो जो फिनोमिना जिसे बोलते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी बेसिक ज्योग्राफी तो आपको पता होगा, बट देन ऑल्सो है कि जो इक्वेटर के आसपास जो पैसिफिक वाटर है, वार्म पैसिफिक वाटर, वो क्या करता है कि जो क्लाउड्स है वो सब कॉन्टिनेंट, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ इस पूरे एरिया से क्लाउड यानी बादल को पुल आउट कर देता है, जिससे कि बारिश पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और उससे सूखा पड़ता है। तो एल नीनो ये फिनोमिना है बेसिकली। और इस फिनोमिना, अभी तक हम जानते थे कि भारत में जो सूखा पड़ता है अल्टरनेटिव ईयर्स में, वो एल नीनो की वजह से पड़ता है, ये जो फिनोमिना है इसकी वजह से। बट एक स्टडी अभी की गई है कि ये नॉन एल नीनो ईयर्स, मतलब एल नीनो के अलावा भी इसका एक कारण है या सिर्फ वही कारण है, और उसको बोला गया है, उसको रिलेट किया गया है रॉस्बी वेव से।
और इसको कहा गया कि नॉर्थ अटलांटिक वाटर्स उससे किया गया, उससे रिलेट किया गया है। तो बेसिकली ये कह रहा है कि जब नॉर्थ अटलांटिक वाटर्स में अपर एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे डीप साइक्लोनिक सर्कुलेशन के बनने से वेव बनता है, और उस वेव को रॉस्बी वेव बोलते हैं। और उस रॉस्बी वेव की वजह से होता क्या है कि नॉर्थ अटलांटिक एरिया में, और तिब्बत जो पठार है, नॉर्थ अटलांटिक का मालूम है कहाँ पे है, अटलांटिक ओशियन। और उसके बाद जो तिब्बतन प्लेट्यू, मतलब ये पूरा जो एवरेस्ट है और ये पूरा पठार है, ये पूरा उसी में आता है। तो वो सब कॉन्टिनेंट में हिट करता है, और उसकी वजह से रेनफॉल है वो कम होता है। ये अगस्त के आसपास के फिनोमेना है, और उस रेनफॉल की वजह से कम होने की वजह से सूखा पड़ता है। तो अभी तक एल नीनो था, लेकिन अभी इसको ये कहा गया है। तो इसको और आप स्टडी करेंगे एल नीनो को, इसको, ये रॉस्बी वेव आपको इंपॉर्टेंट है वो मालूम रहे, और ये रिलेटेड है नॉर्थ अटलांटिक वाटर से और तिब्बतन प्लेट्यू से। तो अगर ज्योग्राफी बेसिक आपने पढ़ी होगी तो मालूम होगा। तो इसमें एक मेरा क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली इसको आप एक बार ज़रूर टेक्निकली इसको ज़रूर लिखिए कि व्हाट इज़ एल नीनो एंड व्हाट इज़ ला नीना। एक और टर्म होता है इससे रिलेटेड, ला नीना। तो एल नीनो और ला नीना ये क्या है, तो आप इसको ज़रूर आप कमेंट्स में लिखिए, टेक्निकल टर्म्स में लिखिए कि टेक्निकली उसको हाउ डू यू डिफाइन दैट। नाउ विल मूव टू आर्टिकल, एडिटोरियल ओपिनियन आर्टिकल। द फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू वाईफाई। तो इसके बारे में हमने कवर किया था कि जो पीएम वानी प्रोजेक्ट है दैट इज़ बीइंग लॉन्च। तो मैंने बताया था कि पीएम वानी प्रोजेक्ट में ये होगा कि जो वाईफाई है वो दूर दूर तक पहुंचाया जाएगा, और उसके तहत ये है कि जो छोटे शॉप्स हैं, किराने की दुकान है, छोटी शॉप्स हैं, उनको एक राउटर की तरह वो काम करेंगे, और वो एक राउटर की तरह वहाँ पे काम करेंगे। और उसके थ्रू लोग जो है, जैसे पब्लिक डेटा ऑफिसेस बोलेंगे, वो पब्लिक डेटा ऑफिसेस सेटअप किया जाएगा, और वहाँ से जो सब्सक्राइबर्स है दे कैन कनेक्ट टू इट एंड डू देयर बेसिक ई कॉमर्स कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स में कई चीज़ें हैं दैट दे कैन डू। क्यों है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आज के इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट बस ये है कि जो अभी पेनिट्रेशन है, इंटरनेट पेनिट्रेशन रूरल इंडिया में ये है कि प्रति 100 पे 28 लोगों के पास जो है वो इंटरनेट पहुंच रहा है, एंड वाईफाई वगैरह तो बिल्कुल है ही नहीं। तो ये राइटर ये कह रहे हैं कि जो 5G आएगा, तो 5G ऑब्वियसली मैंने बताया भी था कि गुड क्वालिटी डेटा और ये सब लाएगा, फास्ट इंटरनेट लाएगा, बट इट कम्स विद अ कॉस्ट ऑल्सो। तो पीएम वानी प्रोजेक्ट क्या करेगा कि रूरल एरिया में पेनिट्रेशन को बढ़ाएगा। एंड एक स्टडी ये कहती है कि 10% जब नेट पेनिट्रेशन बढ़ता है तो जीडीपी 1.4% इंक्रीज़ कर जाती है। सो ये एक इंफॉर्मेशन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये है कि तो अगर हमारा नेट पेनिट्रेशन अगर रूरल एरिया में बढ़ेगा तो जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगा, और ये डेटा आप इस्तेमाल करेंगे। एंड देन पीएम वानी प्रोजेक्ट के लिए जो भी एक्सपेंडिचर वगैरह होगा, इन कोलैबोरेशन विद ट्राई, गवर्नमेंट विल डू इट, इनकर इट। सो लेट्स सी क्या इसका रिजल्ट आता है। नाउ दिस इज रिलेटेड टू वेनेजुएला। वेनेजुएला के बारे में हमने काफ़ी बात किया है। तो वेनेजुएला में मैंने आपको क्वेश्चन ही पूछा था, एंड मैंने आपको बोला भी था कि बोलिवेरियन रेवोल्यूशन जो है वो क्या है, और उसके जो प्रेसिडेंट थे ह्यूगो चावेज, उसके बारे में भी है। तो बेसिकली इस आर्टिकल में ये कह रहे हैं कि वेनेजुएला है, एक कंट्री है, साउथ अमेरिका में है, एंड सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट टाइप से रिलेटेड रही है ट्रेडिशनली, और अमेरिका से इनका टसल रहा है। ठीक है, इसको जो इंडिपेंडेंस मिला था वो स्पेन से मिला था, ये स्पेन की एक तरीके से कॉलोनी थी ये वेनेजुएला। तो आज भी वहाँ पे जो स्पेनिश है एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है, और इसके अगल बगल पैसिफिक ओशियन है, नीचे ब्राज़ील है, गोयना है, ये कंट्रीज़ हैं बगल में, और ऑलमोस्ट साउथ अमेरिका के टॉप में जो नॉर्थन पार्ट है वहाँ पे है। सो ये हो गया वेनेजुएला। तो अब इम्पोर्टेंट क्या है, वेनेजुएला के ही जो ऑयल है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वेनेजुएला की पूरी इकोनॉमी तेल आधार पे रही है, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो ऑयल रिजर्व है ऐसा माना जाता है कि वेनेजुएला में है। तो आर्ग्यूएबली वेनेजुएला हैज़ द बिगेस्ट ऑयल रिजर्व। ये हम समझ गए। अब हम इस बात को समझे कि वहाँ पे क्या स्टोरी है। तो वहाँ पे स्टोरी ये है कि वेनेजुएला अभी जैसे एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री टाइप का था जब उसको आज़ादी मिली थी 19वीं सेंचुरी में, और इनफैक्ट 20वीं सेंचुरी में। तो उसके बाद फिर हुआ ये कि वेनेजुएला ने अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना शुरू किया। वहाँ पे एक बोलिवेरियन रेवोल्यूशन हुआ।
बोलिवियन रेवोल्यूशन में जो ह्यूगो चावेज थे उन्होंने उसको लीड किया। उस रेवोल्यूशन में बेसिकली ये था कि वेनेजुएला के जितने भी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको मदद किया जाए, ऑयल आधार पे उसकी इकोनॉमी को सुधारा जाए, और बहुत सारे पब्लिक गवर्नमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स चालू की गई, जिसमें फ्री राशन हो गया, लोगों को फ्री दवाइयाँ हैं, हेल्थ केयर है, स्कूल्स हैं, ये सब काफ़ी कंस्ट्रक्शन किया गया। मतलब सरकार के द्वारा काफ़ी काम किया गया सोशल सेक्टर में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऑयल जो दाम है उसके गिर गए। जब ऑयल के दाम गिरे तो इसकी इकोनॉमी है वो भी हिट हुई काफ़ी ज़्यादा, जो वेनेजुएला है। तो वहाँ पे जो लीडर थे ह्यूगो चावेज के बाद में वो निकोलस मैडुरो हैं, और उसके बाद में आए जुआन ग्वाइडो। तो जुआन गाइडो ने 2018 में का जो इलेक्शन था वेनेजुएला का, जिसके आधार पे निकोलस मैडुरो जीते थे, उसको रिजेक्ट कर दिया और बोला कि मैं ही प्रेसिडेंट हूँ। जुआन ग्वाइडो ने बोला कि वो प्रेसिडेंट है, पहले वाले प्रेसिडेंट को मना कर दिया कि नहीं वो प्रेसिडेंट नहीं है। लेकिन जुआन ग्वाइडो को क्या था, अमेरिका का सपोर्ट था, और अमेरिका की सपोर्ट से वो सोचते थे कि ये जो है इलेक्शंस को डिफंक कर देंगे और अपना राज्य स्थापित कर लेंगे। ऐसा हुआ नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2020 में इलेक्शन हुआ नेशनल असेंबली के लिए। नेशनल असेंबली के लिए जब इलेक्शन हुआ तो उसको जो अपोजिशन है ग्वाइडो, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। तो उसकी वजह से जो अभी जो करंट प्रेसिडेंट है उनकी पार्टी आराम से जीत गई, और जीतने के बाद में वो जो है आराम से उनका पूरी चारों तरफ नेशनल असेंबली जो पार्लियामेंट जो है उनकी तरफ से उस पर भी कब्जा हो गया, और प्रेसिडेंट तो खुद हैं ही वो। सो राइटर बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो अपोजिशन है वहाँ का, उनको अमेरिका या बाकी कंट्रीज़ की मदद के बजाय अंदर के लोगों का सपोर्ट लेना चाहिए। मतलब जो प्रोटेस्ट होना चाहिए वो वेनेजुएला के अंदर के लोग जब प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार के खिलाफ होंगे, तो ही अपोजिशन को फ़ायदा है, ना कि अमेरिका का इस्तेमाल करके, अमेरिका के इस्तेमाल करके अगर वो विद्रोह करना चाहते हैं कंट्री में तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ के लोग भी ये सोचते हैं कि अमेरिका और कोलंबिया जो वहाँ पे कंट्री है वो उसके खिलाफ है। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। ये वर्ल्ड रिलेशन में हमें इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि वेनेजुएला के पास काफ़ी ऑयल रिज़र्व है और काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है वहाँ का, तो इसीलिए इसके बारे में जानना ज़रूरी था। तो जितना ज़रूरी था हमने उतना जान लिया। ओके, नाउ दिस इज़ रिलेटेड टू पार्लियामेंट के बारे में है, समराइज़ कर देता हूँ। बेसिकली ये स्टैंडिंग कमिटीज़ के ऊपर है। तो पार्लियामेंट्स में कमिटीज़ होती हैं, अलग अलग कमिटीज़ हैं। स्टैंडिंग कमिटीज़ होती है, जॉइंट कमिटीज़, स्टैंडिंग एडहॉक कमिटीज़ होती हैं। तो ये कमिटीज़ क्या करती हैं? ये कमिटीज़ ये करती हैं कि जब भी कुछ भी अगर उसमें रहता है, कोई भी अगर बिल आता है पार्लियामेंट में, तो वहाँ के जो चेयरमैन हैं वो कह सकते हैं कि ये बिल को इनके पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, दोबारा इसको उसके करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। तो अलग अलग कमिटीज़ है, स्टैंडिंग कमिटीज़ बनी होती हैं, और स्टैंडिंग कमिटीज़ में फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं और डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, और अलग अलग बाकी कमिटीज़ बनी है, कमिटीज़ टू इंक्वायर बनी है। तो जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं इनको डिस्कस करती है इन चीज़ों को। उसके अलावा एडहॉक कमिटीज़ भी है जो कि टाइम पे बना दिया जाता है, जिसमें कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ भी होती है। तो ये सब कई कमिटीज़ बनी हुई हैं और उसी को पूरा समझाया गया है। तो आई होप कि ये पता होगा आपको। नहीं पता होगा तो इसको पढ़िए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो पॉलिटिकल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। बेसिक मैंने आपको बता दिया कि आपकी स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, एडहॉक कमिटीज़ हैं। स्टैंडिंग कमिटीज़ में अलग अलग कमिटीज़ बनी हुई है, पब्लिक अकाउंट कमिटीज़ हैं और कई ये हैं। तो इसका मैं चाहूँगा कि आप इसको कमेंट्स में लिखिए, बेसिक स्ट्रक्चर आप लिखिए कि किस किस प्रकार की कमिटीज़ होती हैं। तो अगर आपको नहीं आता हो तो सीधा आप जाइए लक्ष्मीकांत, अगर आपके पास होगी तो आप उसको खोलिए, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ लेसन को खोलिए, पढ़िए। पढ़ने के बाद में उसको फिर समरी जो है उसकी लिखिए कमेंट्स में, ताकि आपको याद रहे। ओके, एंड कैसे वो रूल फॉर्मेशन होता है वो भी उसमें सारी चीज़ें दी गई है कि किस तरीके से कहाँ जाता है। नहीं है, अगर बिल्कुल ही आइडिया नहीं है तो आप आवर पार्लियामेंट, सुभाष कश्यप की आवर पार्लियामेंट है वो भी पढ़ सकते हैं। वो सिर्फ पार्लियामेंट के ही रूल्स उसमें सब कुछ दिए गए हैं। बट ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको ओपिनियन इसमें बस इतना ही है, बेसिक इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि क्या क्या कमिटीज़ हैं, क्या क्या होती हैं, क्या क्या रूल है। तो वो आपने अगर बेसिक पढ़ा होगा
नहीं पढ़ा तो मैंने आपको दो किताबें बता दी, लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिए, सुभाष कश्यप की बुक है उससे पढ़ लीजिए। बेसिक इसमें ये कहा गया है कि कोई भी नया कानून है वो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के पास जाना चाहिए, और पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो उस पर सजेशंस देती हैं, जो उसमें इम्प्रूवमेंट बताती है, वो उसमें करना चाहिए। और चूंकि पार्लियामेंट में चुने हुए लोग आते हैं, वो जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन इम्पॉर्टेंट है। और उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? उनका रिप्रेजेंटेशन तभी होगा जब वो कमिटीज़ के थ्रू अपने सुझाव देंगे। नहीं तो देखिए, दो चीज़ होती है, एक तो है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के भी अंदर है एक है कैबिनेट, जो सरकार की कैबिनेट होती है। तो कोई भी कानून ब्यूरोक्रेसी बनाती है बैठ के कानून, तो कानून बना, कैबिनेट में गया, कैबिनेट ने पास कर दिया, फिर वो पार्लियामेंट में आया, पार्लियामेंट से चूंकि जिसकी बहुमत है वो पास होना ही है। लेकिन राइटर का ये कहना है, बेसिकली राइटर क्या, आपका भी यही मत होना चाहिए कि अगर कमिटीज़ के पास अगर कोई भी कानून जाएगा नहीं, तो होगा क्या कि सिर्फ कैबिनेट में बैठे हुए जो कुछ लोग हैं, सिर्फ उतने ही लोग उस कानून को समझेंगे और वो पास हो जाएगा। तो बेसिकली फार्मर प्रोटेस्ट के लिए भी ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में इस पे डिस्कशन होना चाहिए था, और जो अमेंडमेंट्स अभी सुझाए जा रहे हैं, सरकार अभी बोल रही है, तो अगर वो कमेटी में जाता तो हो सकता है कि इसमें से कई अमेंडमेंट कमेटी के लोग, मतलब कमेटीज़ में कौन है, वो वहाँ के सांसद है, चाहे लोकसभा सांसद है चाहे राज्यसभा सांसद है, और वो सांसद भी लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो वो लोगों की राय, या अपने अपने प्रांत, अलग अलग प्रांत से आते हैं, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, तो वहाँ के हिसाब से अपने चेंजेस को बताते और वो हो जाता। बट उसमें ठीक है। और उसके अलावा एक और प्रोसेस है इसमें, कंसल्टेशन का, कानून बनाने में। तो कानून बनाने में कंसल्टेशन प्रोसेस भी इस्तेमाल होता है। कंसल्टेशन में ये होता है, आजकल तो ये होता है कि जो कानून है उसको वेबसाइट पे डाल दिया जाता है, कोई भी नया बिल है उसको डाल देते हैं, वहाँ पे जो पब्लिक के ओपिनियन है उनको भी इंक्लूड किया जाता है, और जो जब ये कमिटीज़ में डिस्कस होता है, और उसके बाद जो कमेटी जो है अपनी फाइनल रिपोर्ट देती है। तो बिल से एक्ट बनने की एक कहानी है, एक पूरा एक प्रोसीजर है, दैट शुड बी फॉलोड एज पर द राइटर। बुक्स मैंने आपको बताई है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये है डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। नाउ अब इसमें एक प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन है, उनका कोई प्रोग्राम था, उस पर उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि इंडिया में जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज है, जो अगली डीलिमिटेशन एक्सरसाइज जब की जाएगी, तो वो होना चाहिए 2031 में, जो सेंसस किया जाएगा, जनगणना की जाएगी 2031 में, हर 10 साल पे होता है। तो उस जनगणना के बाद में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, डीलिमिटेशन भी होना चाहिए और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट भी होना चाहिए बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। बात को समझिए, बात क्या है? बात यह कि 84th जब अमेंडमेंट किया गया था, 84th अमेंडमेंट 2002 का था, उसके बाद में डीलिमिटेशन, परिसीमन जिसे बोलते हैं, वो फ्रीज कर दिया गया था, और ये कहा गया था कि 2026 के बाद में जो सेंसस होगा उसके आधार पर डीलिमिटेशन किया जाएगा। मतलब ये कि जो लोकसभा और असेंबली की सीटें हैं वो फ्रीज हो गई है 1971 सेंसस के आधार पे। मतलब उस समय कितनी आबादी थी देश की, हमने डिस्कस भी किया था, तब आबादी थी 50 करोड़ सिर्फ। 50 साल हो चुके हैं 1970 से, 50 करोड़ की जो आबादी है 130 करोड़ पहुंच गई है। थोड़े दिनों में 1.5 करोड़, मतलब 3 गुना पहुंच गई आबादी। लेकिन हमारी जो सीटें हैं लोकसभा की, राज्यसभा की, स्टेट असेंबलीज की, आज भी वो उतनी ही हैं। तो क्वेश्चन ये है, मैंने क्वेश्चन पूछा भी था कि क्या जो 1970 का इंडिया था, 1970 का जो इंडिया था, 1970 का भारत था, उसको रिप्रेजेंट 2020 या 2030 में भी क्या 1970 की जो पॉलिसीज़ हैं, क्या वो रिप्रेजेंट कर सकती है इंडिया को? बिल्कुल नहीं कर सकती है। क्योंकि जब नंबर ऑफ़ पीपल बढ़ गए हैं तो हमें नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ़ जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी बढ़ाना पड़ेगा। ये इम्पॉर्टेंट है। तो वही चीज़ ये जो फाउंडेशन है वो कह रहा है कि 2031, मतलब आज से 10 साल बाद जब सेंसस, जनगणना होगी, तो उसके बाद नंबर ऑफ़ सीट्स जो संसद की हैं वो बढ़ाए जाना चाहिए, और जो स्टेट्स है वो भी बढ़ाने चाहिए। क्योंकि जो 1970 में जितना बड़ा स्टेट था, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र है, बिहार है, तमिलनाडु है, यूपी है, कई बार ऐसी डिमांड उठती है कि भाई बड़े और भी स्टेट्स इसमें से बनाए जाए।
तो अगर स्टेट्स नहीं तो डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जा सकते हैं और सीटें बढ़ाई जा सकती है। तो ये इसी पे इनका पेपर है, ये पेपर उन्होंने पब्लिश किया अपना। तो ये आपको ध्यान रहे, ये बिल्कुल आप लिख लीजिएगा कि क्या होने जा रहा है। और इसी से आपको याद होगा कि वो जो नया पार्लियामेंट बन रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, वो भी इसी से रिलेटेड है एज़ पर गवर्नमेंट, कि जो नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ेंगी 2031 में, इसका मतलब कि पूरी प्लानिंग है नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ाने की। डिलिमिटेशन होगा और हो सकता है कि स्टेट भी रीऑर्गेनाइज हो। 1960s में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, जब राज्य बने थे, एक रीऑर्गेनाइजेशन पूरा कमीशन बना था। तो हो सकता है कि हम आने वाले नेक्स्ट 10, 15, 20 ईयर्स में काफ़ी सारा बदलाव देखें भारत में। सीट्स के आधार पे राज्यों के नंबर ऑफ़ राज्यों बढ़ाने में काफ़ी सारे डिबेट शुरू हो चुके हैं। तो लेट्स सी ये डिबेट कहाँ जाता है। बट एज ऑफ नाउ आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि आज भारत में जो राज्य हैं, जो भारत में जो संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, स्टेट असेंबली में सीटें हैं, वो 1970 के हिसाब से है। और 50 साल बाद इसको रिविजिट करने की बात आ चुकी है। और अमेंडमेंट हुआ था ये अमेंडमेंट है 84th कॉन्स्टिट्यूशन का, संवैधानिक संशोधन। उसमें 2002 में उसमें जो फ्रीज 2026 तक के लिए सब रोक दिया गया था कि कोई भी सीट वेट नहीं बढ़ेगी। बट लेट्स सी अब क्या होता है आगे। ओके, सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, ये इम्पॉर्टेंट है, जनरल है। फर्स्ट पेज इज जनरल, जो चीज़ें चल रही है प्रोटेस्ट वगैरह। सो वी वोंट गो डीप इनटू दैट। जस्ट यहाँ पे एक नाम है नम्बी नारायणन, फर्स्ट फ्रंट पेज पे। नम्बी नारायणन, इनका ये है कि इनको अरेस्ट किया गया था 1994 में, अरेस्ट किया गया था मिस्टर नारायणन को। और ये कहा गया था कि इसरो के क्रायोजेनिक इंजन पे ये काम कर रहे थे। उस टेक्नोलॉजी को इन्होंने पाकिस्तान को दिया था, मतलब देशद्रोह का मामला बनाया गया था। तो अब फिर से इस पे कोई 3 मेंबर कमेटी है, वो उसको देखेंगे ना। बस इसमें क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ क्रायोजेनिक इंजन। बेसिकली माय क्वेश्चन इज, 2 क्वेश्चन है इसमें। व्हाट इज़ इसरो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ इसरो, इसका कब गठन हुआ था और इसके फाउंडर कौन थे इसरो के। और दूसरा ये है कि व्हाट इज़ क्रायोजेनिक इंजन, ये क्या होता है। और उसी के आधार पे अलग क्वेश्चन, अलग चीज़ें हैं, PSLV, ये सब भी जब आप पढ़ेंगे तो उसको भी आप देखिएगा, क्योंकि PSLV जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा रॉकेट है, क्रायोजेनिक जो इंजन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो जब क्रायोजेनिक इंजन के बारे में पढ़ेंगे तो टाइप ऑफ कौन से टाइप ऑफ रॉकेट्स इंडिया इस्तेमाल करता है, दैट ऑल्सो यू कैन राइट। तो आप लिखेंगे कि क्रायोजेनिक इंजन क्या है एंड काइंड ऑफ रॉकेट्स विच इंडिया इज यूजिंग, एंड इसरो का गठन कब हुआ था। ओके, एंड नेक्स्ट इज रिगार्डिंग इंडस्ट्री, ये है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, कॉमर्स इंडस्ट्री का डेटा है। और इससे रिलेटेड ये है कि इंडस्ट्रियल जो आउटपुट है वो इम्प्रूवमेंट उसमें हो रहा है। वी ऑल नो स्लाइटली इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। 2 चीज़ें आपको इसमें मालूम होना चाहिए। एक है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO। तो ये NSO क्या होता है, दैट यू मस्ट बी नोइंग, क्योंकि बार बार ये न्यूज़ में आता है। तो स्टैटिस्टिकल जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर ये है। तो NSO एक बार आप ज़रूर देखिए और कमेंट में लिखिए व्हाट इज़ NSO। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो डेटा है मैं पहले बता चुका हूँ कि PIB की वेबसाइट पे इसमें जो डेटा आता है वहाँ से आप डेटा को ले सकते हैं। बट इस डेटा को अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, इसको एग्ज़ाम के आसपास का जो डेटा होगा उसको लेना, या पूरे साल भर का। बट डेटा आपको अवेलेबल है, PIB में जाएंगे, PIB वेबसाइट पे, उसमें कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर आपको उसका जो प्रेस रिलीज़ होगा, अंडर दैट यू विल गेट दिस। सो दैट्स ऑल आज का जो है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ करंट अफेयर्स। एंड जो भी हमारे साथी नए जुड़े हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। एंड ऑल द क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछा उसको ज़रूर आंसर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हैं। यू मस्ट आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस।